Hello students, this is lecture number 2 on binomial theorem। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग जो है बाइनोमियल थ्योरम को ऑफिशियली स्टार्ट कर रहे हैं। लेक्चर 1 में मैंने आप लोगों को फैक्टोरियल नोटेशन और एनसीआर जो फॉर्मूला होता है उसके बारे में बताया था। आज हम लोग समझेंगे कि बाइनोमियल थ्योरम का एक्चुअली डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ और ऑफिशियली बाइनोमियल थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप सबको पता है कि a प्लस बी, अगर a और b कोई भी दो रियल नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर हैं तो a प्लस बी टू द पावर 0 1 होता है। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? इसके पहले आप a प्लस बी की पावर 1 भी लिख सकते हो। यहाँ पर a प्लस बी की पावर 1 ले लेते हैं तो ये a प्लस बी हो जाएगा। a प्लस बी का होल क्यूब a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। अब मान लो a प्लस बी की पावर 4 या a प्लस बी टू द पावर 5, ये मैंने आपसे पूछा तो ये आप इतने आसानी से शायद ना बता पाए जितना कि आपने इन तीनों को बता दिया। ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे बच्चों को तो a प्लस बी का होल स्क्वायर तक याद होगा अच्छे से, a प्लस बी का होल क्यूब में भी थोड़ी बहुत गड़बड़ हो जाती है किसी किसी से, है ना। ऐसा सबके लिए नहीं है लेकिन किसी किसी से हो जाती है। तो अगर मैं इनके जो टर्म्स हैं इनके पैटर्न को समझूं तो देखो, यहाँ पर a प्लस बी की पावर 1 था तो पहले टर्म में ये पहला वेरिएबल है a, दूसरा वेरिएबल b। तो फर्स्ट टर्म में a की पावर 1 आया और b की पावर 0। नेक्स्ट टर्म में क्या हो गया? a की पावर 0 हो गया और b की पावर 1 हो गया। मतलब ये हुआ कि पहले टर्म में जो पहला वेरिएबल था उसकी हाईएस्ट पावर आई जो यहाँ टॉप पे थी, इंडेक्स। ये जो पावर है 1 2 3, ये पावर जो लिखे इनको इंडेक्स बोल रहा हूँ, है ना। तो a की पावर 1 यानी कि जो फर्स्ट वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर, दूसरे वेरिएबल की पावर लोवेस्ट। अगले टर्म में जो पहला वेरिएबल है उसकी एक पावर कम हो गई और दूसरे की एक बढ़ गई। देखो यहाँ पर, देखो सेकंड वाले समझ में आएगा अच्छे से। a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो पहले a की पावर 2 आया और यहाँ पर b की पावर 0 है। अगले टर्म में क्या हुआ? a की पावर 1 हो गया, यानी कि जो पहला वेरिएबल है उसकी पावर एक कम हो गई, दूसरे की एक बढ़ गई। नेक्स्ट वाले में क्या हुआ? पहले वाले की एक और कम हो गई, दूसरे वाले की एक और बढ़ गई, तो हाईएस्ट को पहुंच गया। मैं अभी फिलहाल जो वेरिएबल हैं वो किस पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं उसके बारे में बता रहा हूँ आपको। जो कोफिशिएंट्स हैं इनके बारे में भी अभी चर्चा करेंगे। a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब, देखो फर्स्ट वेरिएबल की पावर 3, दूसरे की पावर 0, फिर पहले वेरिएबल की एक पावर कम हुई, दूसरे की एक बढ़ गई, फिर दूसरे पहले वेरिएबल की एक पावर और कम हो गई, दूसरे की एक और बढ़ गई, और लास्ट टर्म में सेकेंड वेरिएबल की हाईएस्ट पावर आ गई। तो मतलब इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए अगर मैं a प्लस बी की पावर 4 लिखता हूं तो क्या आएगा? a टू द पावर 4 प्लस, अभी मुझे कोफिशिएंट के बारे में मान लो नहीं पता, तो नेक्स्ट टर्म में a क्यूब और b की पावर 1 आएगा। इससे नेक्स्ट टर्म में a स्क्वायर b स्क्वायर, मतलब a की एक एक पावर कम होती जाएगी और b की एक एक पावर बढ़ती चली जाएगी। नेक्स्ट टर्म में क्या होगा? a b क्यूब, और लास्ट टर्म में क्या होगा? b टू द पावर 4। ठीक है, तो ये तो है जो वेरिएबल्स हैं, जो इनकी पावर्स रहती हैं वो किस पैटर्न को फॉलो करते हैं। लेकिन अब बात आती है कि कोफिशिएंट्स कैसे लिखेंगे। कोफिशिएंट्स, तो कोफिशिएंट्स की स्टार्टिंग करते हैं। देखो पहले जब a प्लस बी की पावर 1 था तो 1 1, अभी मैं यहाँ पर कोफिशिएंट्स लिख रहा हूँ और उन कोफिशिएंट्स को आप जो है ध्यान से देखना। देखो पहले हमने 1 1 लिया, 1 1, जो a प्लस बी की पावर 1 में a और b के कोफिशिएंट। फिर इन दोनों को यहाँ पर आप ऐड करो तो 1 प्लस 1 क्या होगा? 2, और राइट साइड में और लेफ्ट साइड में हमेशा 1 1 रखो।
तो ये जो लिखा है मैंने, ये n इक्वल टू 1 के लिए लिखा था, कोफिशिएंट 1 1। n इक्वल टू 2 के लिए कोफिशिएंट क्या बने, 1 2 1। देख लो 1 2 1, ये रहा सामने a प्लस बी का होल स्क्वायर, कोफिशिएंट जो है वो 1 2 1 है। अब देखो फिर 1 और 2 इन दोनों को ऐड कर दो, यहाँ 3 हो गया। 2 और 1 को ऐड कर दो, यहाँ पर 3 हो गया। और इधर राइट में 1 और लेफ्ट में भी 1 फिक्स रखेंगे। ये n इक्वल टू 3 के लिए है। फिर n इक्वल टू 4 के लिए समझते हैं। पैटर्न वही है, जो बीच में टर्म्स आएंगे उनको ऐड करेंगे। तो 3 और 3 6 हो गया, 1 और प्लस 3 4, 3 प्लस 1 4, और ये 1 ये 1 एज इट इज। तो यहाँ पर a प्लस बी की पावर 4 में जो कोफिशिएंट रहेगा a की पावर 4 प्लस 4 a क्यूब b प्लस 6 a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4 a b क्यूब और प्लस b की पावर 4। अगर मान लो आपको इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए n इक्वल टू 5 के लिए लिखना है, तो ये लेफ्ट और राइट में तो 1 1 फिक्स रहेंगे। देखो 1 प्लस 4 5, ये इन दोनों का सम हो गया। 4 प्लस 6 10, 6 प्लस 4 अगेन 10, 4 प्लस 1 5। तो इट मीन्स अगर आप इस पैटर्न को फॉलो करते हो तो ये हो गए 1 5 10 10 5 1, ये कोफिशिएंट्स हो गए। तो a प्लस बी की पावर 5 भी आप लिख सकते हो। a प्लस बी की पावर 5 वो क्या बनेगा, a टू द पावर 5, क्योंकि कोफिशिएंट 1 है पहले वाले का, प्लस 5। अब जो फर्स्ट वेरिएबल है उसकी पावर एक कम होगी, यानी कि a टू द पावर 4, और दूसरे वेरिएबल की एक बढ़ जाएगी, b की पावर 1, प्लस 10 a क्यूब b स्क्वायर प्लस 10 a स्क्वायर b क्यूब प्लस 5 a b टू द पावर 4, और प्लस लास्ट टर्म आ गया b की पावर 5। तो इस तरीके से आप जो है a प्लस बी की पावर 5 को भी लिख सकते हैं। और अगर मैं इसमें n इक्वल टू 0 को भी ऐड कर लेता, तो n इक्वल टू 0 पे केवल जो है वो 1 आ जाता है यहाँ पर। तो आप देख सकते हो ये जो है ना 1 1 1 1, ये ऐसे ही पूरा का पूरा ये एक ट्रायंगल बन रहा है, और इस ट्रायंगल को हम लोग पास्कल्स ट्रायंगल बोलते हैं। पास्कल्स ट्रायंगल, पास्कल्स ट्रायंगल इसलिए भी बोलते हैं इसको क्योंकि ये पास्कल ने दिया था, एक बात। दूसरी, जो अभी हमने लेक्चर 1 में पास्कल फॉर्मूला पढ़ा, पास्कल्स रूल, पास्कल्स रूल क्या था, NCR प्लस NCR माइनस 1 इक्वल टू N प्लस 1 CR होता है। ये है पास्कल्स रूल। तो ये जो टर्म्स लिखी हुई हैं ये पास्कल्स रूल को फॉलो करती हैं। देखो ये जो 1 है, इस 1 को आप सोचो कि ये 1C0 है और ये 1C1 है। तो जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो 1C0 प्लस 1C1, तो ये आ जाएगा 2C1। देखो ये जो बना है 1C0 और 1C1 को ऐड करके ये एक्चुअली 2C1 बना। जो ये 1 है ये ऐसे कैसी, ये 2C1, और ये इस 1 को हम 2C0 लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो जब हमने 2C0 2C1 को ऐड किया यानी कि 1 प्लस 2, तो क्या बन जाएगा 3C1। 2C0 प्लस 2C1 क्या बन जाएगा 3C1। 2C0 प्लस 2C1 पास्कल रूल से 3C1, तो ये 3C1 बन गया। यही वैल्यू एक्चुअली 3C1 है। ऐसे ये 2C1 2 है और ये 2C0 है, तो इन दोनों को आपने ऐड किया तो ये 3C1 बन गया। फिर ऐसे 1 को 3C0 लिख लेंगे तो 3C0 प्लस 3C1 4C1 हो जाएगा। तो ये जो है ये सारे जो मिडिल कोफिशिएंट्स हैं ये सभी के सभी इस फॉर्मूले की हेल्प से आ रहे हैं। इट मीन्स ये पास्कल रूल को फॉलो कर रहे हैं, इसीलिए जो पास्कल ने जो ट्रायंगल बनाया था उसका नाम इसने पास्कल ट्रायंगल रखा होगा, है ना। अच्छा एक बात आपने और यहाँ पर ऑब्जर्व की होगी, जब हमने a प्लस बी की पावर 0 किया, a प्लस बी की पावर 0 हालांकि नहीं किया था पर फिर से कर लेते हैं, तो a प्लस बी की पावर 0 जो है वो 1 है, यानी कि जब पावर में 0 है तो नंबर ऑफ टर्म्स 1 आए। जब यहाँ पर पावर में 1 है
तो नंबर ऑफ टर्म्स 2 आए, जब पावर में 2 है तो नंबर ऑफ टर्म्स 3, पावर में 3 है तो नंबर ऑफ टर्म्स 4। यानी कि जो बाइनोमियल एक्सप्रेशन होता है जब उसकी पावर हम नेचुरल नंबर कर रहे हैं 1 2 3 4, तो उसमें नंबर ऑफ टर्म्स इंडेक्स से एक ज्यादा होता है। यानी कि जब हम a प्लस बी की पावर n करेंगे तो उसमें नंबर ऑफ टर्म्स n प्लस 1 होंगे बाइनोमियल में, ठीक है ना। एक ये ऑब्जर्वेशन हमने किया। दूसरा एक ऑब्जर्वेशन आप और करो कि जब हम a प्लस बी की पावर कोई भी एक्सपेंशन कर रहे हैं तो स्टार्टिंग से आप कोफिशिएंट से देखो या लास्ट टर्म से कोफिशिएंट्स को देखो, तो वो कोफिशिएंट सेम है। यानी कि जो पहली टर्म का कोफिशिएंट है वही लास्ट का है, जो सेकंड टर्म का है वही सेकंड लास्ट का है। वही बात यहाँ पर भी आप देख सकते हो। तीसरा ऑब्जर्वेशन यहाँ पर यह है कि जो मिडिल टर्म है, जैसे मान लो कि a प्लस बी की पावर 4 है तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स 5 आ गई, तो इसमें जो मिडिल टर्म होगी वो थर्ड टर्म होगी, तो मिडिल टर्म का जो कोफिशिएंट होता है वो हाईएस्ट होता है। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें थी जो हमें पता होनी चाहिए। अब क्वेश्चन उठ रहा है मन में कि अगर मान लो मुझे n इक्वल टू 1000 के लिए निकालना है तो फिर हम क्या करेंगे, ये ट्रायंगल बनाते हुए चलेंगे कोफिशिएंट निकालने के लिए, क्योंकि जो वेरिएबल्स हैं, जो टर्म्स का जो पैटर्न है उसको तो हम इसको देख के लिख सकते थे, लेकिन अगर n की वैल्यू 1000 हो गई तो इन दैट केस हम क्या 1000 तक वो ट्रायंगल बनाएंगे और उसके बाद कोफिशिएंट लिखेंगे, एक बात। दूसरा, हर बार मैंने a प्लस बी लिया है, यानी कि a और b का कोफिशिएंट 1, लेकिन अगर a का कोफिशिएंट 2 और b का 5 हो, लाइक ऐसे लिखो 2a प्लस 5b की पावर 1000, तो कोफिशिएंट कैसे बनाएंगे। तो इन सारी प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए या इनको सॉल्व करने के लिए ऐसा समझ लो, तो उसी के लिए जो है एक्चुअली बाइनोमियल थ्योरम है। तो नाउ वी गो टू द ऑफिशियल स्टेटमेंट ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। तो बाइनोमियल थ्योरम को इन शॉर्ट हम लोग बीटी बोलेंगे, बीटी फॉर एक्स वाई बिलोंग्स टू सी, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है, रियल भी हो सकता है ना, एंड n बिलोंग्स टू n। इनिशियली हम यहाँ पर इस थ्योरम को n बिलोंग्स टू n के लिए स्टेट कर रहे हैं, लेकिन आप आगे चल के इस चैप्टर में n बिलोंग्स टू नेगेटिव इंटीजर्स और रैशनल नंबर्स के लिए भी इस थ्योरम को पढ़ेंगे। तो फॉर एक्स वाई बिलोंग्स टू सी एंड n बिलोंग्स टू n, वी हैव x plus y to the power n equal to nc0 x to the power n y to the power 0 plus nc1 x to the power n minus 1 y to the power 1 plus nc2 x to the power n minus 2 y square plus ncr, जो जनरल टर्म होगा, x की पावर n माइनस r y टू द पावर r प्लस लास्ट टर्म जो होगा ncn x टू द पावर 0 y टू द पावर n। देखो यहाँ पर जो टर्म्स हैं वेरिएबल में, तो ये तो उसी पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं कि पहले जो फर्स्ट वेरिएबल था x, उसकी हाईएस्ट पावर आ गया x की पावर n y की पावर 0, और आगे जो कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स हैं उससे अगले टर्म में क्या हो गया, x की जो पावर है वो एक कम हो गई, y की एक पावर बढ़ गई, फिर उससे अगले टर्म में x की एक और पावर कम हो गई, y की पावर बढ़ गई, ठीक है ना। तो ये पैटर्न तो बिल्कुल सेम ही है। नई चीज जो आपके लिए यहाँ पर कोफिशिएंट्स वो nc0 nc1 nc2 ncr ncn ncn हो गए। तो हेयर nc0 nc1 nc2 ncr ncn are called binomial coefficients। इनको बाइनोमियल कोफिशिएंट्स बोला जाता है, ठीक है, बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। एंड अच्छा एक बात और समझे यहाँ पर कि y की पावर 0 1 हो गया, nc0 भी 1 होता है, ncn भी 1 होता है और x की पावर 0 भी 1 होता है। तो इसे आप चाहो तो सिग्मा नोटेशन में भी लिख सकते हो, सिग्मा r इक्वल टू 0 टू n ncr x टू द पावर n माइनस r y टू द पावर r। ये इसका जनरल टर्म है, x प्लस वाई टू द पावर n।
तो ये जो एक्स प्लस वाई की पावर एन में ये जो आया एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर वाई की पावर आर, ये यहाँ पर भी लिखा था हमने, देखो ये इसका जनरल टर्म है। जैसे सीक्वेंस एंड सीरीज में हम लोगों ने पढ़ा कि जनरल टर्म जो है वो nth टर्म होता है, लेकिन यहाँ पर nth टर्म नहीं है, ये है r प्लस 1th टर्म। देखो पहली टर्म में nc 0 है, दूसरी टर्म में nc 1 आया, तीसरी टर्म में nc 2 है। तो जब nc r आया इसका मतलब r प्लस 1th टर्म है ना ये। तो हेयर जनरल टर्म is r plus 1th term and is given by pr plus 1 equal to ncr x to the power n minus r y to the power r। ये इसका जनरल टर्म होता है और ये हमें याद होना चाहिए। हमें ये एक्सपेंशन भी याद होना चाहिए, इसका जनरल टर्म भी याद होना चाहिए। ठीक है। अब इसमें अगर हम कुछ ऑब्जर्वेशन करें, नोट फर्स्ट, नंबर ऑफ टर्म्स in x plus y to the power n where n is a natural number is n plus 1, यानी कि इंडेक्स से एक जाता। सेकेंड ऑब्जर्वेशन, आप ये देखो कि जो हमने एक्सपेंशन किया है, जो लिखा है, इसमें हर टर्म में x और y की पावर्स का सम हमेशा n है, यानी कि इंडेक्स के बराबर। तो सम ऑफ पावर्स ऑफ x and y in each term is n, that is equal to the index। इंडेक्स मतलब जो x प्लस वाई की पावर n में हमने n लिया है वो इंडेक्स। तीसरा कोई ऑब्जर्वेशन और है जो हम इसमें यूज करेंगे? हाँ, एक बात भाई, अगर n, इफ n इज इवन, then number of terms is odd, and if n is odd then number of terms will be even। ये आइडिया जो है हमें मिडिल टर्म फाइंड करने में हेल्प करेगा। तो मिडिल टर्म फाइंड करने के लिए भी हम यहाँ पर पॉइंट डिस्कस कर सकते हैं। देखो, इफ n इज इवन, तो आप हमने अभी समझा कि नंबर ऑफ टर्म्स जो होती है वो n प्लस वन के ओड हो जाएगा। अगर n इवन है तो n प्लस वन ओड होगा। देन अगर एक्सपेंशन में ओड नंबर ऑफ टर्म्स होगी तो मिडिल टर्म एक ही होगी। देन देयर विल बी ओनली वन मिडिल टर्म, और वो कौन सी होगी? एंड इट विल बी n/2 प्लस 1th टर्म। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज x प्लस वाई की पावर 6 है, इन x प्लस वाई की पावर 6, नंबर ऑफ टर्म्स 7 होंगे। तो मिडिल टर्म कौन सी हुई? फोर्थ हुई। ऐसी भी एक देख सकते थे ना आप भाई, 7 टर्म लिखे तो फोर्थ टर्म जो है मिडिल टर्म होगी। सो मिडिल टर्म अगर हम फॉर्मूला के हिसाब से मिडिल टर्म विल बी इक्वल टू n/2 यानी कि 6/2 प्लस 1th टर्म।
तो 6/2 3 प्लस 1 यानी कि फोर्थ टर्म विल बी द मिडिल टर्म। ठीक है। इफ n इज ओड, if n is odd, if n is odd, then number of terms is even. So there will be two middle terms. There will be two middle terms and they are, कौन कौन सी टर्म होंगी भाई मिडिल टर्म? एक तो होगी n+1/2th टर्म एंड n+3/2th टर्म। जैसे फॉर एग्जाम्पल suppose x plus y to the power 7 in x plus y to the power 7, number of terms equal to 8। तो 8 टर्म्स है तो मान लो वो 8 टर्म्स ही है t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7 t8। तो आप देखो आधे इधर छोड़ दो यानी कि 3 टर्म इधर छोड़ दो 3 इधर, तो मिडिल टर्म ये 2 हुई ना भाई। लेकिन छोटे नंबर्स में तो आप ऐसे आइडिया लगा सकते थे, लेकिन अगर फॉर्मूले के हिसाब से चले तो देखो टू मिडिल टर्म्स, टू मिडिल टर्म्स आर, एन की वैल्यू कितनी है 7, तो 7+1/2th टर्म एंड 7+3/2th टर्म, दैट इज 7+1/2 मतलब फोर्थ टर्म एंड फिफ्थ टर्म। ये दो टर्म जो है ये मिडिल टर्म्स होंगे। फिर इनकी वैल्यू हम कैसे फाइंड करते हैं ये तो हम अभी आगे चल के समझेंगे। तो उम्मीद है बेटा ये सारे पॉइंट्स नोट वाले आपको समझ में आ गए होंगे। तो अभी तक आपको जो x प्लस वाई की पावर n का एक्सपेंशन है वो एकदम बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। दूसरा उसका जो जनरल टर्म है वो एकदम याद होना चाहिए और ये पॉइंट्स अच्छे से समझ में आ जाने चाहिए। नाउ अगर मैं x प्लस वाई की पावर n का जो एक्सपेंशन है इसे 1 मान लो, ये एक्सपेंशन का नाम 1 रख लिया। तो अब मैं इसमें चेंजेस करूंगा, y को -y से रिप्लेस करेंगे। तो y को -y से रिप्लेस करेंगे तो रिप्लेस y by -y in 1 we get, तो x प्लस y की जगह पे हमने -y रखा तो पावर n इक्वल nc0 x टू द पावर n प्लस nc1 x टू द पावर n -1, y की पावर 1 था तो -y है यहाँ पर की पावर 1 हो गया, प्लस nc2 x टू द पावर n-2 इंटू -y का स्क्वायर प्लस NCR जो जनरल टर्म है x की पावर n-r इंटू -y टू द पावर r प्लस, और जो लास्ट टर्म है NCN y टू द पावर n था तो -y टू द पावर n, ऐसा आप इसको लिख सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड तो बन गया x माइनस वाई टू द पावर n इक्वल टू NC0 x टू द पावर n
अब देखो जहां भी y की पावर ओड होगा वो निगेटिव आ जाएगी टर्म, और जहां पर y की पावर मतलब माइनस वाई की पावर ओड होगा तो निगेटिव, और माइनस वाई की पावर इवन होगा तो पॉजिटिव। तो ये बन गया माइनस एन सी वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन इंटू वाई प्लस एन सी टू एक्स टू द पावर एन माइनस टू इंटू वाई स्क्वायर माइनस, ये माइनस वाई की पावर आर है, इसमें से माइनस वन बाहर लोगे तो माइनस वन की पावर आर इंटू एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर वाई टू द पावर आर प्लस, और लास्ट टर्म जो है इसमें भी माइनस वन अलग ले लेंगे तो माइनस वन की पावर एन एन सी एन वाई टू द पावर एन। तो यहाँ पर ये जो माइनस वन की पावर आर एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर इंटू वाई की पावर आर, ये इसका जनरल टर्म हुआ। इसे भी हम सिग्मा नोटेशन में लिख सकते हैं, चाहो तो ऐसे लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई टू द पावर एन इक्वल टू सिग्मा आर इक्वल टू जीरो टू एन माइनस वन टू द पावर आर एन सी आर एक्स टू द पावर एन माइनस आर वाई टू द पावर आर। तो here general term is general term in x minus y to the power n is its r plus one term, r plus one term, and is given by p r plus 1 equal to minus 1 to the power r n c r x to the power n minus r y to the power r। टी आर प्लस वन इक्वल टू माइनस वन टू द पावर आर एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर इंटू वाई की पावर आर। ठीक है, तो ये भी हमें याद होना चाहिए। नाउ अगेन फ्रॉम वन, अगेन फ्रॉम वन, जो x प्लस वाई की पावर n का एक्सपेंशन था, पुट x इज इक्वल टू वन एंड y इक्वल टू एक्स, x की जगह वन डाल दो और y की जगह पर x डाल दो, ये चेंजेस करेंगे हम इसमें। तो ऐसा करने से हमें क्या फायदा होगा, क्या मिलेगा, ऐसा करने से हमें मिल जाएगा वन प्लस एक्स टू द पावर n, ऐसा बन जाएगा। तो ये बन जाएगा एन सी जीरो प्लस एन सी वन इंटू एक्स प्लस एन सी टू एक्स स्क्वायर प्लस एन सी थ्री एक्स क्यूब प्लस एन सी आर एक्स की पावर आर प्लस, ये आर है भाई, एक्स टू द पावर आर प्लस एन सी एन एक्स टू द पावर एन। तो इसे आप चाहो तो सिग्मा के फॉर्म में लिख सकते हो, सिग्मा आर इक्वल टू जीरो टू एन एन सी आर एक्स टू द पावर आर, ये थर्ड हो गया। ये जो अभी x माइनस वाई की पावर n बना था इसको सेकंड मान लो, इसे आप सेकंड मान, ताकि हमें याद रहे कि कौन सा एक्सपेंशन कौन सा। तो ये थर्ड हो गया। इसमें जनरल टर्म, जनरल टर्म इन वन प्लस एक्स टू द पावर n इज इट्स r प्लस वन टर्म, वो तो r प्लस वन टर्म ही रहेगा, एंड इज गिवन बाय पी आर प्लस वन इक्वल टू एन सी आर एक्स की पावर आर, ये इसका जनरल टर्म होगा। यहाँ पर एक बात और समझने की है कि वन प्लस एक्स की पावर एन में
इन 1 प्लस एक्स टू द पावर n, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर r इज सेम एज कोफिशिएंट ऑफ r प्लस 1th टर्म, वो एक ही बात होगी, एंड दैट इज इक्वल टू NCR। भाई ये जो लिखा है NCR x की पावर r, ये इसका r प्लस 1th टर्म है। तो r प्लस 1th टर्म में x की पावर r का जो कोफिशिएंट है वो NCR है। या केवल अगर ये बोला कि भाई r प्लस 1th टर्म का कोफिशिएंट बताओ, तो कोफिशिएंट तो NCR ही है क्योंकि x तो वेरिएबल में है। ठीक है, तो ये बात, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें याद होना चाहिए। अब क्या करो, 1 प्लस एक्स की पावर n में x को माइनस एक्स से रिप्लेस करो ना, रिप्लेस x बाई माइनस एक्स इन थर्ड, वी गेट, तो 1 माइनस एक्स टू द पावर n इक्वल टू, ये बन जाएगा NC0 माइनस NC1x प्लस NC2x स्क्वायर, क्योंकि जहां भी x की पावर इवन थी वो टर्म पॉजिटिव रहेगी और जहां पर x की पावर और थी वो टर्म नेगेटिव रहेगी। माइनस, यहाँ हो जाएगा -1 की पावर r NCR x टू द पावर r -1 टू द पावर n NCN x टू द पावर n। इसे सिग्मा नोटेशन में ऐसे लिख सकते हैं, सिग्मा r इक्वल टू 0 टू n -1 टू द पावर r NCR x की पावर r, ये फोर्थ हो। और यहाँ भी जो जनरल टर्म है इसका PR प्लस 1, वो -1 की पावर r NCR x की पावर r होता है, ये इसका जनरल टर्म। तो बेटा इस चैप्टर का पूरा जो दारमदार है, यानी कि सब कुछ इस चैप्टर में इन 4 एक्सपेंशन और इनके जनरल टर्म के ऊपर निर्भर करता है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप सभी बच्चों को सजेशन दिया जाता है कि आप इन चारों एक्सपेंशन को याद करो, चारों के जनरल टर्म याद करो अच्छे से और लिख के देखो। जब तक आप इनको पक्का ना लिख पाओ तब तक आगे क्वेश्चन मत करना, ठीक है। जब एक बार आप इनके एक्सपेंशन को पूरा अच्छे से लिख लो तब आप क्वेश्चन पे जा सकते हो, फिर आपको सभी क्वेश्चन बहुत ही आसान लगेंगे। तो अब हम नेक्स्ट पेज की तरफ चल रहे हैं, आप क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। तो याद तो हो ही गए होंगे सारे फॉर्मूले हैं, यहीं पर वीडियो पॉज करके 2 मिनट फॉर्मूले रिवाइज कर लो। जैसे ही रिवाइज हो जाए फिर आ जाओ अपने क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो एग्जाम्पल 1, एक्सपेंड द फॉलोइंग यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। एक्सपेंड द फॉलोइंग यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। तो ले लेते हैं भाई कुछ क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है x माइनस 3 होल टू द पावर 5, और जो सेकंड है वो है 2y माइनस, सॉरी 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई होल टू द पावर 5, और थर्ड है 2x बाई 3 प्लस 3y अपॉन 2 होल टू द पावर 20 अप टू 4 टर्म्स। मतलब ये तीसरा वाला जो है ना, ये केवल 4 टर्म तक ही एक्सपेंड करना है, पूरा नहीं करना, नहीं तो वैसे तो नंबर ऑफ टर्म्स में 21 आएंगी। तो पहले जो है हम लोग समझते हैं x -3 टू द पावर n को। तो पहले यही ले लेते हैं
सॉल्यूशन फर्स्ट। देखो ये आप अगर ध्यान से देखो तो ये x माइनस वाई की पावर n की फॉर्म में लिखा हुआ है, x माइनस वाई। तो x माइनस 3 टू द पावर 5, यहाँ पर y का काम 3 कर रहा है। और मैंने आपको इसीलिए बोला था कि भैया आप पहले फॉर्मूले अच्छे से एक बार रिवाइज कर लो, लिख के देख लो, ताकि हम सीधा अप्लाई कर सकें। यहाँ पर n 5 है, x का काम x ही कर रहा है, y की जगह जो है 3 है, y 3 है और बीच में माइनस साइन है, यानी कि x माइनस वाई की पावर n का एक्सपेंशन हम इसमें यूज करेंगे। तो 5c0 x की पावर 5 3 टू द पावर 0 माइनस 5c1 x टू द पावर 4 3 टू द पावर 1 प्लस 5c2 x टू द पावर 3 3 टू द पावर 2 माइनस 5c3 x स्क्वायर 3 क्यूब प्लस 5c4 x इंटू 3 टू द पावर 4 एंड माइनस 5c5 3 टू द पावर 5। अल्टरनेट प्लस माइनस आ गया। अगर फॉर्मूला याद होगा तो इसमें समझने में कोई दिक्कत नहीं है। 5c0 की वैल्यू 1, क्योंकि nc0 1 होता है, फॉर्मूला आपको सबको पता है, 3 की पावर 0 भी 1 होता है, तो यहाँ तो केवल x की पावर 5 रह गया, माइनस 5c1 की वैल्यू 5 आ गई, 5 इंटू 3 15, तो 15 x टू द पावर 4। 5c2 10 होता है, मतलब आप चाहो तो इसको यहाँ पर अलग से करके देख सकते हो। आपको पता है 5c2 को कैसे लिखेंगे, 5 इंटू 4 अपॉन 1 इंटू 2 10। पिछले लेक्चर में बताया, अगर भूल गए हो तो एक बार फिर से उसको रिवाइज कर लो। तो 5c2 10 हो गया, 10 इंटू 3 स्क्वायर है 9, 90 हो जाएगा, 90 एक्स क्यूब। 5c3 और 5c2 दोनों इक्वल होते हैं, क्योंकि NCR इक्वल टू NCN माइनस आर होता है, तो 5c3 भी 10 हो गया, 10 इंटू 3 क्यूब 27, तो 270, तो माइनस 270 एक्स स्क्वायर। 5c4 और 5c1 एक ही बात है, तो 5 हो गया, 5 इंटू 81, 5 इंटू 81 कितना हो जाएगा, 81 इंटू 5, 5 1 जब 5, 5 8 जब 40, 405, तो प्लस 405 एक्स माइनस 5c5 जो है 1 होता है, और 3 की पावर 5, यानी कि 81 में 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3 1 जा 3 और 3 8 जा 24, तो माइनस का 243। तो ये इसका आंसर आ गया। समझ में आई बात? तो जिस भी वैल्यू में कोई प्रॉब्लम हो उसको साइड में ऐसे करके देख लो, ऐसे उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरा देखो 2y माइनस 5, अब मैं तो मिटा सकता हूँ, तुम लोग लेकिन करके देखना कैलकुलेशन, है ना। 2y माइनस 5, 2x माइनस वाई होल टू द पावर 5 सेकेंड, 2x माइनस वाई होल टू द पावर 5। तो ये जो 2x है इसको सोचो आप मन मन में कि x लिखा हुआ है और y को y है, तो x माइनस वाई की पावर n है अभी भी। x माइनस वाई की पावर n को कैसे एक्सपेंड करते हैं, 5c0 2x की पावर 5 माइनस 5c1 2x की पावर 4 इंटू वाई टू द पावर 1, 5c2 2x क्यूब वाई स्क्वायर माइनस 5c3 2x की पावर 2 वाई क्यूब प्लस 5c4 2x टू द पावर 1 और y टू द पावर 4 हो जाएगा, माइनस 5c5 y टू द पावर 5। तो 5c0 1 इंटू 2x की पावर 5, मतलब 2 टू द पावर 5 32 x टू द पावर 5 बन गया, माइनस 5c1 5 होता है और 2 टू द पावर 4 16 x की पावर 4 y, 5c2 10 इंटू 2x क्यूब है, 2x क्यूब मतलब 8x क्यूब, तो 8x क्यूब वाई स्क्वायर, 5c3 अगेन 10 और 4x स्क्वायर
वाई क्यूब, 5c4 5 इंटू 2xy टू द पावर 4 एंड माइनस 5c5, 5c5 की वैल्यू 1 होती है तो y टू द पावर 5, 32 x टू द पावर 5 माइनस 16 5 80 x टू द पावर 4 y प्लस 80 x क्यूब y स्क्वायर माइनस 40 x स्क्वायर y क्यूब प्लस 10 एक्स वाई टू द पावर 4 माइनस वाई टू द पावर 5, ये इसका एक्सपेंशन। एक जो नेक्स्ट क्वेश्चन था 2x/3 प्लस 3y/2, थर्ड क्वेश्चन, इसको भी ले लेते हैं। टू एक्स बाई थ्री प्लस 3y/2 होल टू द पावर 20। एक बार फिर से चेक कर लो, यही था ना क्वेश्चन। 2x/3 प्लस 3y/2 होल टू द पावर 20, बिल्कुल सही है। और इसे हमें एक्सपेंड करना है अप टू 4 टर्म्स। तो 2x/3 को सोचो मन मन में कि ये पूरा, ये कैपिटल X है और ये है कैपिटल Y। तो x प्लस वाई की पावर n लिख रहा है, बस सीधा सीधा लिखनी 4 ही टर्म है लेकिन। तो 20c0 2x/3 टू द पावर 20 प्लस 20c1 2x/3 टू द पावर 19 इंटू 3y/2 प्लस 20c2 2x/3 टू द पावर 18 इंटू 3y/2 का स्क्वायर प्लस 20c3 2x/3 टू द पावर 17 एंड 3y/2 का क्यूब। ये 4 टर्म हो गई, बस यहीं तक एक्सपेंड कर रहा था इसको। तो 20c0 तो 1 होता है, तो ये 2 की पावर 20 x की पावर 20 अपॉन 3 टू द पावर 20 ऐसा हो गया, प्लस 20c1 20 होता है 20 इंटू 2 की पावर 19 x की पावर 19 अपॉन 3 की पावर 9 प्लस 20c2 को क्या लिख सकते हैं 20 इंटू 19, ये होगा 190 20c2 की वैल्यू इंटू 2 की पावर 18 और x की पावर 18 अपॉन 3 टू द पावर 18 और इनटू में जो आया वो आ गया 3 स्क्वायर। अच्छा यहाँ वाई छोड़ देंगे हमने सेकेंड टर्म में, 3y/2 भी था ना भाई, तो 3y/2 तो यहाँ 18 रह जाएगा और यहाँ भी 18 रह जाएगा और यहाँ y आ जाएगा। तो 3 स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर, ये थर्ड टर्म हो गई, प्लस 20c3 तो 20 इंटू 19 इंटू 18 अपॉन 1 इंटू 2 इंटू 3 2 टू द पावर 17 x की पावर 17 अपॉन 3 टू द पावर 17 इंटू 3 टू द पावर 3 y क्यूब अपॉन 2 टू द पावर 3। तो ऐसे तो ये अननेसेसरी की कैलकुलेशन है, बस है कि नहीं, ऐसे ही छोड़ सकते हो, जो जो कट रहा है काट दो। तो यही आंसर है बस भाई। क्या बचा 2 टू द पावर 20 x की पावर 20 अपॉन 3 की पावर 20, यहाँ तो कोई टर्म कैंसिल होने नहीं, प्लस ये 4 टू 20 को हम 2 टू पावर 2 इंटू 5 लिख सकते थे, तो 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 20 हो जाएगा अपॉन 3 की पावर 18 x की पावर 19 y प्लस 190 ऐसे ही रख लो
इंटू ये 2 की पावर 18 है, नीचे 2 की पावर 2 है तो 2 की पावर 16 हो गया, और अपॉन 3 की पावर 16 हो गया, x की पावर 18 वाई स्क्वायर प्लस, इससे ये 3 बार कैंसिल हो गया, 380 इंटू 2 to the power 17 है, डिनोमिनेटर में 2 की पावर 3 है तो 2 की पावर 14 बचा, ये 3 की पावर 4 ऊपर है, नीचे 3 की पावर 13 हो जाएगा, x की पावर 17 वाई क्यूब। बस यही छोड़ देते हैं। तो इस लेक्चर में आप लोगों को केवल और केवल x प्लस वाई की पावर n, मतलब मैं यहाँ पर होमवर्क बता देता हूँ आपको कि अगला लेक्चर शुरू करने से पहले आपको क्या क्या पता होना चाहिए। असाइनमेंट, हर बार लेक्चर में हम लोग असाइनमेंट में क्वेश्चन देते हैं करने के लिए, लेकिन इस बार फॉर्मूले भी रहेंगे। एक, x प्लस वाई की पावर n, x माइनस वाई टू द पावर n, 1 प्लस एक्स की पावर n, 1 माइनस एक्स की पावर n, एक्सपेंशंस एंड जनरल टर्म। एक तो ये आपको याद करना है, एकदम बिल्कुल रटे होने चाहिए, इसके बिना तो अगले लेक्चर में कुछ समझ में आएगा ही नहीं। और दूसरी बात, सोल्व बाइनोमियल थ्योरम एक्सरसाइज 1 फ्रॉम एनसीईआरटी, और जिस भी आप स्टेट बोर्ड में हो या किसी भी बोर्ड में, चाहे यूपी बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड, एमपी बोर्ड, किसी भी बोर्ड का बच्चा हो, उसका जो भी चैप्टर बाइनोमियल थ्योरम का है उसमें पहली एक्सरसाइज जिसमें एक्सपेंशन वाले क्वेश्चन है कि एक्सपेंड करो यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, वो सभी क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। स्टार्टिंग में ये लेक्चर थोड़ा सा बोरिंग लगता है जब तक कि आपको ये एक्सपेंशंस और इनके जनरल टर्म्स याद नहीं हो जाते। एक बार एक्सपेंशंस और जनरल टर्म आपको याद हो गए, फिर आगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती है इसमें। तो उम्मीद आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है बेटा, so be happy and keep learning. Thank you. We close the class now.